Hello my dear student, myself Amit Pandey and I welcome you all in my YouTube channel. So today we are going to start the topic position vector and displacement vector, and then we will see how to find the resultant vector and then addition of the two vector by using triangle law and parallelogram law. So let's start the first topic, that is position vector and displacement vector in a plane. Okay, now see here, I have taken here two axes, that is x-axis and y-axis. Okay, so let at any time interval t1 the body is at point p1 है ना भाई, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t1 पर जो बॉडी है वो p1 पॉइंट पर है एंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस p1 पॉइंट इज x1 एंड y1. ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज t2 द बॉडी इज एट पॉइंट p2. ओके, मीन्स t1 के बाद जब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइमिंग t2 आई तो बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज किया और जो बॉडी है वो इस p2 पॉइंट पर है जो मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ. एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस p2 पॉइंट इज x2 एंड y2 एंड बोथ द बॉडी इज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट O. ठीक है, नाउ सी हियर, सो the first displacement, or we can say that the first distance traveled by the body is OP1 and then OP2. Now see, this R1 is the position vector for the distance OP1 and this R2 is the position vector for the second distance that is OP2. क्लियर बात है? देखो R1 के ऊपर हमने एरो लगा रखा है, इट मीन्स इट इज अ वेक्टर, और क्योंकि ये जो वेक्टर है वो बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बॉडी जो है वो P1 पॉइंट पर है तो O2P1 दैट इज OP1. तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस वेक्टर R1 रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर और पोजीशन ऑफ एनी बॉडी एट टाइम इंटरवल T1 है ना, T1 टाइम इंटरवल पर बॉडी कहाँ पर है उसे ये R1 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ पोजिशन वेक्टर. सेम यहाँ पर R2 का भी काम है, टाइम T2 पर बॉडी पॉइंट P2 पर है तो इसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर के फॉर्म में, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोजिशन वेक्टर. तो देखो R1 और R2 यहाँ हमारा पोजिशन वेक्टर है. नाउ नेक्स्ट इज दिस वेक्टर दैट इज P1 टू P2. ठीक है, सो ये देखो P1 से लेकर P2 तक जो दिख रहा है आपको दैट इज डेल्टा R. And this delta R is what? It is a displacement vector, or you can say that it is a resultant vector. एक तरीका समझो, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई वेक्टर ऐसा है, ठीक है, तो ये बैक साइड इसकी टेल और ये इसकी हेड हो गई, और सेकंड वेक्टर हम स्टार्ट करेंगे. तो देखो जब भी आपको सेकंड वेक्टर स्टार्ट करनी है तो पहले वाले वेक्टर के हेड से सेकंड वाले वेक्टर के टेल से मिला दीजिए. तो देखो इसके जो पहला वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल मैंने आपस में मिला दिया. ठीक है, अब देखो अगर मान लो इन दोनों वेक्टर का आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो जो सेकंड वाले वेक्टर हैं उसके हेड से और जहां से हमने स्टार्ट किया वहां से उसके हेड टू हेड मैच कर दीजिए. ठीक है, तो इट मीन्स दैट दिस कंप्लीट वेक्टर गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर. क्लियर है बात है? अब देखो सेम काम यहाँ भी कर रहा है. देखो यहाँ पे कि ये देखो ये पॉइंट देखो, यहाँ पर दो हेड साथ में मिल रहे हैं, तो जहाँ भी दो हेड साथ में मिलेगा उसका मतलब है कि हमने वेक्टर को क्लोज कर दिया एंड दैट वेक्टर इज गिविंग द रिजल्टेंट ऑफ द प्रीवियस वेक्टर. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है OP1 और OP2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? दैट इज P1 P2 एंड इट इज इंडिकेटेड एज डेल्टा R. ठीक है, देखो वेक्टर को क्लोज कर दिया. जब भी दो हेड साथ में मिलेंगे इसका मतलब हमने वेक्टर को क्लोज कर दिया और वो उसका रिजल्टेंट दे रहा है हमें. बस आपको ये ध्यान रखना है. फिर से मैं बना कर दिखाता हूँ. देखो एक ये वेक्टर, ठीक है, टेल हेड, एक और वेक्टर, देखो वेक्टर चल रहा है ना, टेल हेड, एक और वेक्टर देखो टेल हेड. तो अभी तक वेक्टर क्लोज नहीं हुई है. देखो इसका टेल, इसका हेड, फिर सेकंड वाले का टेल, फिर फर्स्ट वाले का हेड, सेकंड वाले का हेड, फिर देखो थर्ड वाले का टेल
एंड देन उसका हेड। देखो तो टेल हेड और टेल हेड देखो कंटिन्यूशन में चल रहा है, ठीक है। बट जैसे ही मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के हेड से हेड मिला दो, ये देखो मैंने हेड से हेड मिला दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वेक्टर मैंने बनाया ये रिजल्टेंट दे रहा है किसका। सपोज ये वेक्टर ए था, सपोज ये वेक्टर बी था, और सपोज ये वेक्टर सी था। तो ये जो आर वेक्टर दिख रहा है आपको, ये आर वेक्टर इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, मीन्स ए का, बी का और सी का। मीन्स ये इन तीनों वेक्टर को एडिशन करने के बाद जो इफेक्ट होगा, जो वैल्यू आएगी, वो अकेला आर की वेक्टर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमने तीन वेक्टर को एक पर्टिकुलर वेक्टर में रिप्लेस कर दिया, एंड दैट इज व्हाट आर वेक्टर। सो इट इज समटाइम यूज्ड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ वेक्टर ऑल्सो। भाई रिजल्टेंट वेक्टर का काम क्या है कि वो नंबर ऑफ वेक्टर्स को मिनिमाइज करती है, ठीक है। अभी आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसे जब हम पॉलीगॉन वगैरह पढ़ेंगे। तो अभी बस ये समझो इस डायग्राम को समझने के लिए कि ये देखो यहाँ पर हेड से हेड मिल गया, तो इट मीन्स दैट OP1 और OP2 का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, P1 P2, ठीक है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे वेक्टर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो R1 इज अ पोजीशन वेक्टर फॉर OP1, R2 is the position vector for OP2, and that delta R is the position vector for both the vector. क्लियर है बात यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। तो दिस आर सम डेफिनेशंस, ये कुछ डेफिनेशंस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि OP1 का जो वेक्टर है वो R1 है, OP2 का वेक्टर R2 है। सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जैसा कि सबको पता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर जो मैंने आपको डायग्राम अभी शो करी थी, देखो यहाँ पे, तो ये देखो ये एक वेक्टर R1 और ये वेक्टर R2। तो इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, P1 से P2। तो इसीलिए तो हमने इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा है, ठीक है। समझ में आ गई चीजें, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्लियर है? सो दिस P1 P2 इज व्हाट इज अ डेल्टा आर, एंड डेल्टा आर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है सारी बातें। नाउ अब समझो एक और चीज है। सपोज मान लीजिए कि जो हमारे पास OP1 वेक्टर है, ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है कि हम किसी भी वेक्टर को लिखते कैसे हैं। अभी जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वाले वीडियो नहीं देखा है, जो डायरेक्ट इस वीडियो में आ रहे हैं, वो पहले जाके वो लेक्चर नंबर 1 की वीडियो देख लें। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेक्टर का, तो वो सारी चीज़ें पढ़ के आओ पहले। अब देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर OP1 है, डायग्राम सबको याद है ना, डायग्राम देखो, डायग्राम थोड़ी ऊपर है इसलिए मैं बार बार आपको डायग्राम शो नहीं कर पा रहा हूँ। सो बेटर होगा कि डायग्राम एक बार आप बना लो कहीं एक रफली, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे देखते रहो। तो देखो ये समझ जाओ पहले बातों को। देखो ये OP1 है और ये OP2 है, तो हम जनरली OP1 और OP2 के लिए बात करेंगे, तो समझ लो पहले यहाँ पे। अब देखो ये OP1 जो है, क्या वो x और y के बीच में आ रही है ना। देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और y1। इट मीन्स दैट इट इज ए 2 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर। तो इसके लिए हम x और y, तो मैंने क्या बताया था आपको कल के क्लास में कि x के लिए क्या करते हैं हम, बताओ, x के लिए क्या करते हैं, i कैप, और y के लिए j कैप, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता रखा है, कैप लगा दो ऊपर ऐसा, यहां भी कैप लगा दो ऊपर, और z के लिए हम रखते हैं k कैप, ठीक है। तो ये एक पोजीशन वेक्टर है कि जब भी आपको x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करनी है तो i कैप लिखेंगे, y वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए j कैप, और z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, y वेक्टर नहीं, y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए j कैप, और z को रिप्रेजेंट करने के लिए k कैप। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ भी करने जा रहे हैं। तो जस्ट कीप ऑल दिस पॉइंट इन योर माइंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर। सी हियर, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले OP1 इज अ पोजीशन वेक्टर एट टाइम t1। तो देखो उसके लिए कोऑर्डिनेट x1 और x के लिए क्या होती है i कैप, तो मैंने i कैप लगा दिया यहाँ पे। क्लियर है? देन प्लस देन y1, भाई सेकेंड कोऑर्डिनेट उसकी y की थी, और OP1 है तो y1 हो गई, और j है मीन्स कि y पर है तो j कैप हो जाएगी। क्योंकि ये जो डायरेक्शन, ये जो देखो डायग्राम जो बना हुआ है यहाँ पर ऐसा, ये रहा OP1 और ये रहा OP2।
तो ये x और y के बीच में ही तो है, ये रहा x और ये रहा y। अब क्लियर है, अब समझ में आ जाएगी आपको। ये क्या है, OP1 लिख लेना मुझे, ये OP1 और ये OP2। ठीक है, अब तो क्लियर है सबको। नाउ अब देखो OP2 के लिए देख लो, OP2 के लिए कोऑर्डिनेट क्या थी, x2 और y2। सो x21 x2 i कैप और y2 j कैप। ठीक है, i कैप j कैप का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। i कैप हमेशा x के लिए लगाएंगे और j कैप हमेशा y के लिए लगाएंगे, और x1 y1 तो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, नाउ अब हमने जो इन दोनों के बीच में वेक्टर जो निकाली थी, ये वाली, ये थी पोजीशन वेक्टर। सो अब देखो इनिशियल माइनस फाइनल और फाइनल माइनस इनिशियल। भाई जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हो, तो हम क्या करेंगे, OP2 में से OP1 को माइनस करेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। अभी OP2 का वैल्यू पुट करो, तो OP2 के लिए क्या है, देखो यहाँ पे x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और OP1 के लिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे i वाले को एक साथ रख लो, तो क्या आ गया, x2 माइनस x1 और ब्रैकेट के अंदर i कैप, देन y2 माइनस y1, देन j कैप। So finally, how to find, what is the concerned formula for finding the displacement vector, that is x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap। सपोज मान लो कि हमारे पास x2 की वैल्यू, सपोज हमारे पास x2 की वैल्यू होती 5, ठीक है, और x1 की वैल्यू हमारे पास होती सपोज 3 होती, ठीक है, और y2 की वैल्यू सपोज हमारे पास होती है 10 ले लो, और y1 की वैल्यू ले लो 5। ठीक है, सपोज ये वैल्यू हमारे पास गिवन होता, तो उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आती, देखो x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 3 दैट इज 2i, तो हमारे पास आ जाता है 2 और i कैप। ठीक है, देन y2 माइनस y1 मीन्स 10 माइनस 5, तो प्लस लगाओ यहाँ पे, प्लस 5 j कैप। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आता है फॉर दिस वैल्यू, दैट इज 2i प्लस 5j। क्लियर है भाई, जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो भी तो एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा, तो देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हमारी आ रही है वो भी i और j कैप के फॉर्म में ही आ रही है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गई कुछ चीज़ें। फिर भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल टेक सम डिफरेंट मेथड्स, कुछ और आपके लिए लेके आएंगे। नाउ कम फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सो हमने जो कल लास्ट का जो क्लास देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम वेक्टर को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, चलो समझते हैं, डायरेक्टली हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, इट इज जस्ट एज अ नोट्स, आपके लिए नोट्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि आपको नोट्स वगैरह बनाना पड़े। नाउ सी हियर, हमने यहाँ पे देखो दो वेक्टर ले रखा है, p वेक्टर एंड q वेक्टर। ठीक है, अब देखो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। समझो, देखो p वेक्टर हमने ऐसा बना रखा है, देखो इसका टेल इसका हेड, देखो q वेक्टर का टेल और हेड ऐसे। देखो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा p वेक्टर, इसका टेल और इसका हेड, देन देखो q वेक्टर अगेन टेल हेड कंटिन्यूशन में है। देन हाउ टू फाइंड द एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, भाई जहां से स्टार्ट किए हैं वहां से टेल लेकर और हेड से हेड ज्वाइंट कर दीजिए। तो ये देखो मैं वहां से हेड से हेड को ज्वाइंट कर दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आर वेक्टर लगा दो, ऊपर साइन लगा दो वेक्टर का। ठीक है, और ये हो गया आपका p वेक्टर। ठीक है, और ये हो गया आपके पास q वेक्टर। क्लियर है बात है सबको? सो दिस इज द डायग्राम फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ p एंड q। नाउ सी हियर कि we can write here r vector is equals to p plus q, है ना। जो r वेक्टर आ रहा है हमारा, that is resultant vector, that will be equals to the p vector plus q vector। तो यहाँ हमें बस तरीका सीखना है कि हम कैसे किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट बनाते हैं। तो आपको बस टेल हेड और टेल हेड को साथ में लेके चलना है, और जब भी आपको रिजल्टेंट फाइंड करनी है तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के हेड से हेड को मिला दीजिए। बस यही एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलो, उसके अलावा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। ठीक है, नाउ सी हियर,
So now we are going to see the graphical method for the addition of vector, and the first method is triangle law of addition. तो अभी मैंने जो आपको बताया था वो भी ट्रायंगल लॉ ही था. अब हम निकालने जा रहे हैं कि बाय डेरिवेशंस कैसे आएगा r इक्वल्स टू पी प्लस क्यू. तो ये डायग्राम आपको क्लियर है ऑलरेडी, p वेक्टर और q वेक्टर और इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज r वेक्टर, एंड r इज व्हाट इक्वल्स टू p प्लस q. सो इट इज व्हाट ट्रायंगल लॉ और ट्रायंगल कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप इसे. नाउ सी सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात समझो इसे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको फॉर्मूला डिराइव करनी होगी. सपोज ये जो पॉइंट है हमारा इनिशियल पॉइंट है दैट इज o, इसे o ले लो. अब जो कंडीशन क्या रहेगी कि हमारे पास दो वेक्टर है p और q वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से निकल रही है. देखो ये रहा p वेक्टर का डायरेक्शन, एरो में एरो मार्क कर दे रहा हूं मैं, ये रहा एरो, और ये रहा q वेक्टर, इसका एरो ये रहा. ठीक है, p वेक्टर एंड q वेक्टर. अब देखो इन दोनों, ये दोनों वेक्टर, सपोज दो वेक्टर है ऐसे, एक तो ये रहा वेक्टर और एक रहा ये वेक्टर. सपोज दो वेक्टर है ना, p और q वेक्टर. नाम मैं कर देता हूं, इट इज p और इट इज q. ठीक है, ऊपर एरो लगानी है आपको, अगर मैं नहीं लगा रहा हूं फिर भी आपको लगानी है ऊपर एरो. ठीक है. नाउ अब देखो अगर ये दो वेक्टर किसी एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनकी जो बीच की जो लाइन जो यहां से ड्रॉ कर लो ऐसा, तो ये जो वेक्टर होगा इट गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर. ये चीजें ध्यान में रख लो, ये इन बातों को रट लो कि अगर कोई भी दो वेक्टर इंक्लाइंड कर रहे हैं किसी थीटा एंगल से, तो उनकी बीच की जो लाइन जो बनेगी दैट लाइन्स गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर. ठीक है भाई. अभी जो ट्रायंगल लॉ में हमने क्या देखा था, हेड और टेल, फिर टेल हेड, तो ये कंटिन्यूएशन चल रहा था. ठीक है, बट यहां पर जो है एक ही पॉइंट से दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर निकल के आ रहे हैं. तो अगर एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकल के आते हैं एंड दीज टू वेक्टर आर इंक्लाइंड एट सम थीटा एंगल, देन द मिडवे वेक्टर विल गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर. ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको एरो, जहां मैंने r लिख रखा है, ये r वेक्टर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट दे रहा है. ठीक है, यही चीजें डायग्राम में मैंने ऑलरेडी बना रखा है. तो आई होप कि डायग्राम आप क्लियर हो गया होगा आपको. ये रहा p वेक्टर और ये रहा आपके पास q वेक्टर और इन दोनों का रिजल्टेंट r वेक्टर. ठीक है. अब देखो मैंने क्या करा है कि ये p और ये यहां से मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है. तो जब ये p है तो ये भी p ही रहेगा, और जब ये वाली q है तो ये भी q रहेगा. भाई पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इस साइड्स का अपोजिट ये ऊपर वाला और इस साइड्स का अपोजिट ये सामने वाला. ठीक है. नाउ सी हियर, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ. अभी समझो इसे, इस लॉ को डिराइव करेंगे अभी हम. अब देखो यहाँ पे ये रहा a वेक्टर, ये रहा b वेक्टर. अच्छा, अगर मैं ऐसा कोई वेक्टर बनाता हूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, ये देखो हेड से हेड मिल गया, तो दिस इज a प्लस बी. अब देखो इसका और इसका देखो, तो ये दोनों कंटिन्यूएशन में है. अच्छा, इनका रिजल्टेंट देखो ये वाला हो गया. समझो बात को, ये यहाँ कॉन्सेप्ट है. तो अब ये क्या हो गया, देखो इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सा हो गया, ये a प्लस बी प्लस सी. तो सेम हमें इस तरह से वेक्टर को कंटिन्यूएशन में चलानी है और हमें हेड से हेड मिला दो. जहां भी आप हेड से हेड मिलाओगे तो वो दो वेक्टर का, प्रीवियस टू वेक्टर का रिजल्टेंट आपको दे देगा. ठीक है. नाउ कम फॉर द एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, आप समझो यहां पे सपोज हमारे पास एक वेक्टर है OA और एक वेक्टर है हमारे पास OC. ठीक है, OA OC दो लाइन है, और OA की जो वेक्टर है वो P वेक्टर है और OC की जो वेक्टर है वो R वेक्टर है. क्लियर है. और ये दोनों जो वेक्टर है इट इज इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा. अब मैंने क्या करा कि इस C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD, और फिर मैंने इस A टू D को ज्वाइन कर दी. क्लियर बात है. मेरे पास जो एक्चुअल ट्रायंगल था वो OAC थी, मैंने C से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ किया. देखो यहाँ पे ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर मैंने इस A से लेकर D तक को ज्वाइन कर दिया. क्लियर है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर्स फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास R रिजल्टेंट है तो उसका कंसर्न फॉर्मूला क्या होगा एडिशन करने के लिए. नाउ कैन वी राइट OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. भाई 90 डिग्री आ गई, मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे. सो OC क्या है, OC इज अ हाइपोटेनस, सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर.
अब देखो OD को दो पार्ट में डिवाइड करो, तो क्या मैं OD को OA प्लस AD लिख सकता हूँ क्या? तो वही मैंने OD को OA प्लस AD का होल स्क्वायर लिख दिया, और CD तो CD है ही हमारा, मैंने CD को एज इट इज CD लिख रखा है। ठीक है, अब देखो OA की जो वैल्यू है, क्या OA पोजीशन वेक्टर P है क्या? तो मैंने OA की जगह मैंने P वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर नहीं, मीन्स OA की जो वेक्टर है वो P वेक्टर है, हमने जो नेम कर रखा है OA को P वेक्टर से नेम कर रखा है। देन AD की देखो, AD के लिए क्या हो जाएगा, AD की वैल्यू निकालो। अब देखो इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, सो ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, देखो ये एंगल थीटा ले रखा है मैंने, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब ये CD है वो क्या है, CD परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये जो CA है वो क्या है, वो हाइपोटेनस है भाई, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और AD क्या है, AD इज ए बेस। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो कॉस थीटा का। ठीक है, देखो मैंने रफली यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गई, बेस इज AD और हाइपोटेनस इज AC। सो यहाँ से AD क्या हो जाएगी, AD इज इक्वल्स टू AC कॉस थीटा। तो वहीं से मैंने निकाला यहाँ पे, देखो यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे A कॉस थीटा, AC कॉस थीटा, और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू Q, देखो पोजीशन वेक्टर दे रखा है, AC इज ए वेक्टर Q, तो मैंने AC की जगह पे Q पुट कर दिया। सो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD, AD इज इक्वल्स टू Q कॉस थीटा, है ना। पोजीशन पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ बार बार मुंह से मैं, इट इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर, इट इज सिंपली अ वेक्टर। दो वेक्टर हैं जो कि आपस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हैं और उनके बीच की एंगल अल्फा है। क्लियर है? सो आई होप कि CD की जो वैल्यू है Q साइन थीटा, ये आप सबको समझ में आ गई होगी। और ट्रिग्नोमेट्री में यार तुमने क्लास 10th में काफ़ी बार निकाल रखा है ऐसे, तो इट इज़ नॉट अ टफ टास्क फॉर यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CD विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा। अगर कोई ट्रायंगल है 90 डिग्री की, तो आप साइन थीटा के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और टेन के फॉर्म में निकाल सकते हो। अगर नहीं आ रहा निकालना तो सीखो उसको कैसे निकालते हैं, ये हमें हर बार करना है, हर क्वेश्चन में करनी है इसे। नाउ अब देखो ये P प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसे क्या हो गया, हम वी कैन जस्ट डिडक्ट इट एज a प्लस बी होल स्क्वायर। सो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड देन इट इज q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो देखो यहाँ पे p स्क्वायर और q स्क्वायर, अब देखो ये q स्क्वायर थीटा और q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, भाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्या बच के आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है। सो इट इज व्हाट, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो OC स्क्वायर था, तो स्क्वायर का हटाओगे तो क्या आएगा, पर स्क्वायर रूट आएगी। सो फाइनली r इज व्हाट, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, एंड दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, जब भी कोई दो वेक्टर होगा किसी पर्टिकुलर एंगल पर, तो हम उसके रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। याद कर लो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरी डेरिवेशन नहीं करनी, ये तो मैंने दिखाया था आपको कि ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ वो कैसे आएगी। अगर मैं डायरेक्टली दिखाऊंगा तो फिर आप बोलते कि ये टेंशन में आ जाओगे कहाँ से आई चीज़ें। ठीक है, तो इट इज जस्ट एज अ शेक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि हमने r को अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा कैसे लिखा है। काम का बस आपका इतना सही है, ये डेरिवेशन वगैरह एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको टेंशन मत लो, हमें बस सीखना है कि हम रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे निकालते हैं और उनकी जो कंसर्न फॉर्मूला है वो क्या है। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, tan अल्फा। अब देखो ये जो r था वो तो हमें रिजल्टेंट दे रहा था, मीन्स एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ये जो tan अल्फा है ये हमें क्या देगा, ये हमें डायरेक्शन देगा। देखो जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, रिजल्टेंट निकाल लोगे r, और डायरेक्शन के लिए tan अल्फा निकालोगे। ठीक है, अल्फा या फिर जो भी एंगल हो वो देख लेना क्या एंगल दिया हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा अल्फा ही हो, पता चला अल्फा नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ देना। तो अल्फा हमने ले रखा है, हमने, हमारा एजप्शन है कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रहा वेक्टर r वेक्टर, ठीक है, और ये देखो p वेक्टर, तो इनके बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा। ठीक है,
सो व्हाट इज tan अल्फा? अब देखो tan थीटा का वैल्यू सबको पता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर से वही ट्रायंगल में जाके परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू पुट कर दो। सो इट इज CD अपॉन OD। CD को CD रहने दिया मैंने, और OD को मैंने OA प्लस AD के पार्ट में लिखा, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है लाइन। हमने अभी भी करा सेम ये काम। देन पुट द वैल्यू ऑफ CD। CD क्या हो जाएगी? Q साइन थीटा। CD Q साइन थीटा। एंड देन OA की वैल्यू कितनी है? P है। एंड AD इज Q कॉस थीटा। उसी ट्रायंगल में जाकर AD की वैल्यू कॉस थीटा के टर्म में निकाल लेना, निकल के आ जाएगा। सो फाइनली व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। मीन्स जो रिजल्टेंट होगी उस रिजल्टेंट की डायरेक्शंस कहाँ है वो आपको निकल के आ जाएगा tan अल्फा के फॉर्मूले से। और होता कितना है? Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। सो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और उसके डायरेक्शंस को हम कैसे निकालते हैं। सो द नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सेम सही है, कुछ नहीं इसमें अलग सा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे एक OA वेक्टर है, OA कल OA है और उसकी जो वेक्टर है वो P है, और यहाँ पर एक लाइन है जिसकी वेक्टर Q है। मीन्स दो वेक्टर है P और Q, और उनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक, तो मैंने क्या बताया था आपको कि उसी पॉइंट से एक बीच से लाइन बना दो, तो वो लाइन क्या देगा आपको? एक रिजल्टेंट देगा। एंड दैट रिजल्टेंट इज व्हाट? इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। सो ऑलरेडी मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कॉन्सेप्ट वही है, जो डेरिवेशन भी वही है इसकी। ठीक है, नाउ कम फॉर सम केसेस। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर है और दैट टू वेक्टर इज ऑन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक वेक्टर ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, और एक और वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो अब मुझे ये बताओ कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगी तो उसके बीच में एंगल कितनी होगी? भाई पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितनी होती है? 0 डिग्री। सो अभी सेम फॉर्मूले में, आर के फॉर्मूले में, दैट इज अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। थीटा की जगह पे 0 रख दीजिए। सो व्हाट इज cos 0? cos 0 कितना होता है? सबको पता है, इट इज व्हाट? इट इज 1। ठीक है, सो कितना आ गया देखो यहाँ पे? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P इंटू Q। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? A प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इट इज P प्लस Q होल स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर निकाल दीजिए, सो इट इज P प्लस Q। तो हम कह सकते हैं, अब देखो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अगर मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये कह रहा है कि दो वेक्टर हैं और वो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, या फिर दो पैरेलल वेक्टर है, तो ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दे सकता है आपको। इट विल बी इन एनी मेथड, एनी फॉर्म। क्वेश्चंस के अंदर पकड़ो की चीजें दे क्या रखी है। अगर एंगल दे रखा हो, या फिर कह रखा है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रही है, या दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो देखो क्वेश्चन कैसे ही पूछेगा आपको बात पकड़नी है कि एंगल कितने दे रखे हैं उसके बीच में। सो व्हेन द टू वेक्टर इज पैरेलल और व्हेन द टू वेक्टर इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, at that condition the angle between these two vectors will be 0 degree. When the angle is 0 degree, then the resultant will directly find with the formula under root P plus Q whole square, that is P plus Q. आपको P को और Q को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, हमें उतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब लगाना ही नहीं है। थीटा 0 डिग्री, P प्लस Q, बस याद कर लो। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन इन दिस केस? तो भाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा, देखो पुट करो वैल्यू। सो जब थीटा 0 पुट करोगे तो tan अल्फा क्या आ जाएगी? कंप्लीट 0 आ जाएगी। पुट करो, वहां पे आ जाएगा आपके पास। अभी cos 0, sin 0 ये सबको याद है यार, इसमें कोई ऐसी बड़ी खतरनाक सा चीज नहीं कर रहा हूं मैं। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन द टू वेक्टर इज एट राइट एंगल। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर यहाँ है ऐसा और एक वेक्टर यहाँ है ऐसा, और इनके बीच में एंगल कितनी है? 90 डिग्री। सेम वही कहानी, r इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और थीटा की जगह 90 डिग्री रख लीजिए। तो अभी cos 90 कितनी होती है? cos 90 0। तो ये जो कंप्लीट टर्म है वो गया, कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, जब ये टर्म गया तो अंडर रूट के अंदर क्या बचा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। सो द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इज अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कब? जब दो वेक्टर आपस में एक 90 डिग्री पे हो और परपेंडिकुलर वेक्टर हो, है ना। कुछ भी कह सकता है कि लेट द टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर और द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री। तो उस केस में r क्या हो जाएगी? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अंडर रूट के फॉर्म में।
देन व्हाट इज द tan अल्फा इन दिस केस, q sin 90 डिवाइडेड बाय p प्लस q cos 90। तो q cos 90 तो गया काम से भाई, cos 90 कितनी हो गई, 0 हो गई, तो बचा क्या sin 90 sin 91, तो q डिवाइडेड बाय p, सो tan अल्फा इज व्हाट, q बाय p। क्लियर है बातें। नाउ कम फॉर द थर्ड केस, व्हेन वेक्टर एक्ट्स अलोंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक वेक्टर इधर जा रही है और एक वेक्टर इधर जा रही है। जब दो वेक्टर अपोजिट जाएंगी तो उसके बीच में एंगल कितना होगा, सबको पता है 180 डिग्री। सो वेदर थीटा इज 180 डिग्री, व्हाट इज आर, सो आर इज व्हाट, आर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि आपने 10th क्लास में 180 डिग्री के लिए नहीं पढ़ा था, आपने 0 से लेकर 90 डिग्री के लिए पढ़ा था। अब करना क्या है आपको, देखो आपको 11th क्लास की मैथ्स की बुक्स ले लो या फिर नेट गूगल पे सर्च कर लो, या फिर मैं आपको नोट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और लिंक नीचे मैं आपको दे दूंगा। इस लेक्चर के नीचे आपको कमेंट सेक्शन के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करोगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ की पूरी चार्ट मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक साइन और कॉस की वैल्यू याद करनी है। अच्छा, साइन कॉस की क्यों बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें साइन की वैल्यू याद है तो तुम क्या निकाल सकते हो, कॉसेक निकाल लोगे, अगर कॉस की वैल्यू याद है तो सेक निकाल लोगे, और साइन और कॉस को डिवाइड करके टेन निकाल लोगे, जब 10 निकल के आ जाएगी तो कॉट निकल के आ जाएगी। तो आपको जनरली दो ही वैल्यू याद करनी है, साइन और कॉस की। कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक वैल्यू रट लो, समझने मत बैठना, रटना है उसे, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब आप उसको रटोगे तो ही फिर बाय हार्ट चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो फिर वही निकालो बैठ के, √2 से डिवाइड करो पहले और लंबा चौड़ा चार्ट बनाओ। ओके, सो द वैल्यू ऑफ cos 180 इज व्हाट, -1। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो एक पुट करा हमने तो क्या आगे देखो, √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। सो इट इज व्हाट, इट इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस b होल स्क्वायर। सो p माइनस q होल स्क्वायर, अब इसको ब्रैकेट से, अब इसको रूट से बाहर निकाल दो। सो व्हाट इज r, r इक्वल्स टू p माइनस q। सो दिस इज द रिजल्टेंट when the vector are opposite direction or when the angle is 180 डिग्री। क्लियर है सबको बातें, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा कि किसी भी दो वेक्टर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मींस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। तो बस इन लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, और जो भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।